नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में कोरोना का हाहाकार है और इस हाहाकार के बीच आज कुछ खबरें ऐसी आई हैं जो खासकर दिल्ली वालों के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली में आपको शायद अब तक पता है ही कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और अरविंद केजरीवाल ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने लॉकडाउन 6 दिन के लिए लगाया है और ये आज रात 10 बजे से लागू होगा और जो 26 तारीख की सुबह 5 बजे समाप्त होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां के 5 जो शहर हैं, बड़े शहर, वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अभी अभी खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ ने इससे इनकार किया है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन लॉकडाउन, महामारी, कोरोना, इन सब के बीच में जो खबर आ रही है वो खबरें हम लगातार उस पर चर्चा करते रहे हैं और वो है चुनाव का समय है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी। एक चरण का मतदान ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान और उसके भी हो चुका है और शायद नहीं हुआ है अभी, और उसको थोड़ा कंफर्म कर लूंगा। लेकिन चुनाव के बीच और उधर कुंभ हरिद्वार में, जिसके लिए प्रतीकात्मक की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब शनिवार को उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि अब इस कुंभ को सिंबॉलिक रखा जाए और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी वहां के जो संत लोग हैं उनसे कि आप लोगों से प्रार्थना है कि आप महामंडलेश्वर खासकर कि आप इसको अब प्रतीकात्मक रखिए और जल्द से जल्द इसे खत्म करें। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कल घोषणा की कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब भाग नहीं लेंगे, यानी कि जाकर के रैलियां नहीं करेंगे, रोड शो नहीं करेंगे। हालांकि कितनी रैलियां करने वाले थे, कितने रोड शो करने वाले थे, ये भी एक बड़ा सवाल इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी पहली बार कुछ दिन पहले ही गए थे और पिछले 30 दिनों से 40 दिनों से जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है उसमें पश्चिम बंगाल वो नहीं पहुंचे थे, पहली बार पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने आगे की प्लानिंग अपनी कैंसिल कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं, राहुल गांधी जाना नहीं चाहते थे या राहुल गांधी ने पहले ही हार मान ली। तो कुछ लोगों ने यह माना कि नहीं, राहुल गांधी ने इस समय बहुत ही बुद्धिमत्ता का काम किया है और ऐसा काम करना चाहिए था और कांग्रेस से ऐसी उम्मीद भी थी। तो जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, उसके समर्थक हैं, वो उनके इस बात की तारीफ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ट्रोल आर्मी के लोग, जो भाजपा की जो ट्रोल आर्मी है उसके लोग राहुल गांधी की खिंचाई भी करने लगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं अटकी, बात आगे बढ़ी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा छोटा किया है। उधर ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यक्रम को छोटा किया है। ममता बनर्जी अब बड़ी रैलियां नहीं करेंगी, छोटी छोटी रैलियां करेंगी। लेकिन फिर भी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों को खत्म किया है और न ही ममता बनर्जी ने रैलियों को खत्म किया है। लेकिन क्या राहुल गांधी के निर्णय से, राहुल गांधी के एक डिसीजन से एक दबाव पैदा हुआ प्रधानमंत्री के ऊपर, एक दबाव पैदा हुआ ममता बनर्जी के ऊपर? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और भी बात है, वो ये है कि मनमोहन सिंह की एक चिट्ठी कल आई थी, 5 पॉइंट्स उसमें थे कोरोना को लेकर के। मनमोहन सिंह यानी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं दोस्तों। हालांकि आज वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी चिट्ठी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उसका जवाब आया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। बहुत ही झल्लाहट भरी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आइए सबसे आपका परिचय कराऊं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारे साथ जुड़े मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी संपादक सर्वमित्रा सुरजन। सर्वमित्रा जी, आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों, और स्वागत करता हूं आप सभी तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये कार्यक्रम 1 वे नहीं बल्कि 2 वे है। इसमें आप भी अपने विचार रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। आपके विचारों से सहमत होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन आपके विचारों पर चर्चा करना जरूरी होता है और वो हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दों वाली बातें होती हैं। तो आप जरूर अपनी बातों को रखिए, यहाँ पे लिखिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। तो खैर, तो सीधे चलेंगे। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा और जो पहली बात कोरोना को लेकर के ही करें कि दिल्ली में लॉकडाउन और उधर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब घोषणा की, आदेश दिया
तो खासकर वहां के मुख्यमंत्री की खबर अभी भी आई है कि वो कह रहे हैं कि व्यापार और तमाम चीजों को देखते हुए इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। ओवरऑल कोरोना को लेकर के और इससे ही रिलेटेड हम जब आगे बढ़ते हैं तो चुनाव की बात होती है, कुंभ की बात होती है, लेकिन अभी सबसे पहले दिल्ली की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि पहली बार मुझे देशबंधु के पैनल में एक महिला पत्रकार दिख रही है, तो ये खुशी की बात है कि महिलाओं की भागीदारी आप बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए बधाई। अब मुद्दे पर आता हूं, लॉकडाउन। देखिए, दिल्ली का लॉकडाउन तो इमिनेंट था, लग रहा था कि होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूं कि दिल्ली अब अरविंद केजरीवाल की तो रही नहीं, अमित शाह और मोदी की हो चुकी है। जब आपने पूरे अधिकार छीन लिए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए हैं, और तब आप दिल्ली को देख रहे हैं, और दिल्ली तब भी आपसे नहीं संभल रही है। एक छोटा सा प्रदेश आपसे नहीं संभला है, पूरे देश को आप कैसे संभालेंगे? तो ये लॉकडाउन, पहली टिप्पणी तो केंद्र सरकार पर है, उसकी काम करने के तौर तरीकों पर है, उसकी लापरवाहियों पर है और उसकी नाकामियों पर है। लेकिन अब जो भी है, लॉकडाउन लगाना पड़ा है, लॉकडाउन हो गया है, और इस बार लॉकडाउन काफी ढीला ढाला किस्म का रखा गया है, बहुत सारी रियायतें इसमें दी गई हैं। केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि वो न जाए, उनका ख्याल रखेंगे, भरोसा रखें उन पर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन लगते ही, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें मजदूरों की लाइनें लगी हुई हैं जाने के लिए, तो ये पलायन भी चल रहा है और इससे तेज हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मामला तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अदालतों की अनदेखी कर रही है, अवमानना कर रही है, अवहेलना कर रही है। एक के बाद एक कई ऐसे निर्णय अदालत ने दिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिए हैं, जिनको मानने से इनकार कर दिया है योगी ने। आपको याद होगा कि जो कार्यकर्ता थे सीए के खिलाफ जिन्होंने प्रदर्शन किए थे, उनके पोस्टर लगा दिए गए थे लखनऊ में, और वो हटाने के लिए कहा था हाईकोर्ट ने, वो भी उन्होंने नहीं हटाए थे, और एक तरह से ये अवमानना थी। तो वो कोर्ट का सम्मान करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि लॉकडाउन अगर कोर्ट की तरफ से लगाया जा रहा है तो ये उनकी सरकार की एक तरह से पोल खुल रही है कि उनकी सरकार नाकाम हो गई है, उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है, और जिस चीज से वो बचना चाह रहे थे वो कोर्ट ने कर दिया। हालांकि ये पहले ही साफ हो गया था कि कोर्ट इस तरह का फैसला ले सकता है, लेगा। तो ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने पहल की है, जहां पर प्रदेश सरकार नाकारा साबित हो रही है। अगर कार्यपालिका इस तरह से फेल होगी तो जुडिशरी ऐसे कई बार पहल कर चुकी है। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए कि जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो कोई और संस्थान करे, लेकिन ये नौबत आ रही है। आप देखिए कि राजस्थान में भी लॉकडाउन लगा है, और राजस्थान का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है, और सही फैसला किया है कि अगर स्थितियां हाथ से बेकाबू हो रही हैं तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है, वो लगाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में भी है। हम लगातार, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, गोरखपुर, हर जगह से लगातार ऐसी नकारात्मक खबरें सुन रहे हैं जहां पर लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाएं नहीं है, बेड नहीं है, और यहाँ तक कि कब्रिस्तान और श्मशान में शवों को दफनाने जलाने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। योगी आदित्यनाथ छिपाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जो श्मशान है लखनऊ का, उसको भी ढकने की कोशिश की थी। तो हाथरस वाला मामला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ था, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर उसको किस तरह से दबाया गया और कानून की भी अनदेखी की गई, और बार बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का चरित्र भी इससे बेनकाब होता है। तो एक तो ये संकेत अब मिल रहा है कि ये कोरोना बहुत काबू से बाहर होता जा रहा है, लॉकडाउन की वापसी हो गई है, कुछ प्रदेशों में लग गया है,
अब बाकी प्रदेशों में भी धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रहा है कोरोना। जी, कोरोना का पे कंट्रोल करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और पिछले एक साल में कई बार हम लोग सुन चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि कोरोना को हमने हरा दिया, लेकिन जब दोबारा कोरोना आ जाता है, तिबारा कोरोना आ जाता है, तो फिर कहते हैं इस बार भी हराएंगे। तो कितनी बार आप हराएंगे और उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बीच बीच में जब ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं और साथ साथ लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है और चिंतन वाली बात है। इसलिए है क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हाई कोर्ट ने, यानी कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, यहां लॉकडाउन लगा दीजिए 26 तारीख तक। योगी सरकार का कहना है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, हमें गरीबों की चिंता है और जो लोग अभी हैं या इससे ग्रसित हैं, इस बीमारी से, वो लोग खुद को एक बंदी की तरह रखे हुए हैं और हमारी सरकार इसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। ये दलील सरकार की तरफ से है, यानी योगी सरकार की तरफ से है, हाई कोर्ट के आदेश पे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हाई कोर्ट का, अभी तक तो ये माना जाता था कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि माना जाता रहा है, लेकिन कई ऐसे मौके, जैसे अभी मुकेश जी भी बता रहे हैं, कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखा कि हाई कोर्ट के या कोर्ट के ऐसे फैसलों को सरकारें दरकिनार करती रही हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हुई हैं। सीधे चलूंगा, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर सरमित्रा जी आपके पास आऊंगा। अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश को आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्या ये फैसला सही है उत्तर प्रदेश सरकार का कि लॉकडाउन ना लगाया जाए? देखिए, फैसला सही है या गलत है ये तो योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे, क्योंकि फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और योगी जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया और योगी जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया था बिना किसी से पूछे हुए अचानक, वो एकदम गलत फैसला था। और ये योगी जी का आज का जो वक्तव्य है वो साबित करता है कि योगी जी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन से जो है वो गरीबों को परेशानी होगी। इसका मतलब योगी जी स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए परेशानी पैदा की और ये हम लोगों ने देखा कि गरीबों के लिए भयंकर परेशानी का सामना होता है उस लॉकडाउन में करना पड़ा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक जो था पूरे देश के ऊपर थोप दिया था। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है उसको भी बड़ा नजदीक से देखने की जरूरत है। मतलब हाईकोर्ट का सहारा लेके योगी जी क्या मोदी जी के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये एक बड़ा सोचने वाली चीज है। जहां तक ये है कि हाईकोर्ट की अवमानना का प्रश्न, मुझे लगता है हाईकोर्ट की इसका स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि योगी जी कोर्ट के आदेश पे कुछ वक्तव्य दे रहे, उसकी बजाय अगर कोर्ट से उनको आपत्ति थी, उनको जो था कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही पुनर्विचार उस पर जाते, अपील करते कि भाई अपना प्रतिनिधि भेजते सरकार का, वो जाके वहां अपील करता कि ये स्थितियां हैं और हम जो है करें। और ये कोर्ट भी आज एकदम से आदेश नहीं दे दिया है, कोर्ट ने इससे पहले जो था 3-4 दिन पहले भी ये जो था सुझाव दिया था सरकार को कि जिन जिलों में स्थिति खराब है वहां नाइट कर्फ्यू लगाइए। इसका मतलब कि कोर्ट इस चीज को गंभीरता से देख रहा था और ये आज की तारीख पहले से तय थी। और जब पूरे प्रदेश में स्थितियां बिगड़ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जो है 70 सालों में सबसे ज्यादा एकदम दिखाया विफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में कोर्ट को तो कुछ ना कुछ करना ही था, क्योंकि कोर्ट संवैधानिक उसका अपना स्वरूप है और उसकी भी जिम्मेदारी जो है बनती है कि जब देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर संकट आया हो तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। उसने अपनी उसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कोर्ट की सिर्फ अवमानना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर लगातार जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि 1 साल का पूरा वक्त मिला था और ये पूरी सरकार जो है ये साल भर जो थी नारे लगाती रही और उन नारों पर पैसा खर्च करती रही विज्ञापनों पर कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नारों से क्या हुआ? भाई आपने एक भी जो था नया ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया, आपने एक भी नया बेड नहीं लगाया, आपने एक भी किसी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं की, आपने किसी नए मेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं की। जिन आंगनबाड़ियों से आपने काम लिया था आपने उनको नौकरियों से निकाल दिया बिना किसी पूर्व सूचना के। और जो सबसे खतरनाक चीज जो हुई है वो आपको, मतलब मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, शिवम भी पत्रकार, उन्होंने एक आदेश जो था वो पोस्ट किया ट्विटर पे
कि जिन कोविड वॉरियर्स को 50 लाख रुपए की मतलब जिनकी मृत्यु हो रही थी उनको दिया जा रहा था, वो स्कीम अब समाप्त कर दी गई। तो ये जो लगातार इस तरह की चीजें हो रही है, ये सरकार की इस लड़ाई में गंभीरता पे जो है लगातार सवाल उठा रही है और ये साबित कर रही है कि चाहे वो यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों इस बीमारी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। संकट के समय सिर्फ जो है राजनीति करने पे और सिर्फ प्रचारबाजी पे लगे हुए हैं। ये उत्सव जीवी प्रचार जीवी सरकार जो है, ये सिर्फ जो है उत्सव मनाने और प्रचार करने पे ही मिला करके, मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है और योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरीके से किया है ये अच्छा नहीं है और उनको ये बयान देने के बजाय हाईकोर्ट में ही जाके अपील करनी चाहिए। जी, दो बातें आती हैं सर मित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहली बात, क्या लॉकडाउन लगाना उचित है? क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन इस देश में लगाया गया उसके बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई इस देश में, हम सब उससे वाकिफ हैं। और जब लॉकडाउन की बात आती है तो हम लोग कई सारे ऐसे मंजर देखते हैं। मुकेश जी भी बहुत इन चीजों को बहुत नजदीक से देखे, हम सब ने देखा है, और खासकर किस प्रकार यहां से लोगों का पलायन हमने देखा। और पिछले सप्ताह भर से दिल्ली में, फिर दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, मतलब बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ नौकरी करते हैं, उन लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। तो पहली बात तो ये कि लॉकडाउन उचित, और दूसरी बात जो निर्णय अभी योगी सरकार का है, योगी आदित्यनाथ का है, वो निर्णय कितना उचित है? ये दो सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। जी, ये लड़ाई जो है ये दिए और तूफान की जैसे हो गई है। दिया जो है वो संविधान, उसकी आत्मा, और ये तूफान है ये हिंदुत्व का तूफान है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस लोकतांत्रिक सरकार के दौर में एक हाईकोर्ट को आकर फैसला सुनाना पड़ रहा है, और उससे भी बुरा ये लगता है देखकर कि निर्वाचित सरकार जो है वो सीधे सीधे मना कर रही है कि नहीं जी, हम आपके फैसले को नहीं मानेंगे। तो ये जो तूफान है हिंदुत्व का, इससे कैसे निपटा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक लॉकडाउन की बात है तो इस मामले में हम जो हमारा देश है वो दूध का जला हुआ है, और अब हमको छाछ भी जो है वो फूंक फूंक कर पीनी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल के लॉकडाउन का क्या असर हमारे प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। एक से एक दर्दनाक तस्वीरें आई जिनका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब केजरीवाल जी कहते हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन मैं प्रवासी मजदूरों भाइयों से अपील करता हूं कि वो ना जाएं, और उसके बाद भी आनंद विहार या बाकी जगहों पर, बस अड्डों पर, स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है, तो ये हमको समझना चाहिए कि आखिर लोगों को अपनी सरकार के बातों पर भरोसा क्यों नहीं है। बेहतर ये होता कि केजरीवाल जी लॉकडाउन का फैसला करने से पहले, सुनाने से पहले, ये भी बता देते कि प्रवासी मजदूरों के लिए वो इस एक हफ्ते में किस तरह से उनके रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। जो रोज कमा रहा है, दिहाड़ी मजदूर जो है, जो रोज रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उन्हें तो अपनी रोजी रोटी की चिंता रहेगी, और पिछले साल उन्होंने जो भुगता है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। एसी कमरों में बैठकर इस तरह के फैसले लेना बहुत आसान है, लेकिन वाकई जो भुगतता है हम सब देख रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो योगी सरकार तो इस बात के लिए कुख्यात है कि वो किसी की नहीं सुन रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी उसने नहीं सुनी, पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। और अब हम जो देख रहे हैं कि कोरोना से निपटने की जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो भी कितनी फेल हो रही है, क्योंकि रोज इस तरह के समाचार आ रहे हैं। कल जो वीके सिंह जी ने लिखा था कि मेरे भाई की हेल्प करिए, आज एक विधायक के बेटे को अपने ही मतलब विधायक पिता को एडमिट कराने के लिए उनको मुख्यमंत्री आवास से पुण्य, उसके बाद फिर सारी चीजें हुई। तो वो पावरफुल लोग हैं, उन्हें किसी न किसी तरह मदद मिल रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जिस तरह से वो तड़प रहा है इस कोरोना काल में, उसकी सुध लेना तो सरकार की जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी को वो बिल्कुल नहीं निभा पा रही है। और इसीलिए हाईकोर्ट को या अदालत को मतलब आगे आना पड़ रहा है और फैसला सुनाना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है जी, ये अच्छी। और कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, इनके विचारों को भी रखना यहाँ जरूरी है। सुमन पांडे, आप जानते हैं कि नेपाल से हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि लॉकडाउन ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक हो तो मैनेज किया जा सकता है। कौशल कुमार मीना भी जुड़ गए हैं, जो कह रहे हैं अगर योगी पीएम बन गए तो म्यांमार जैसा हाल होगा।
लकीना खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रहलाद सिंह हैं जो कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें से शीघ्र स्वस्थ हो करें। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने कहा कि कल एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कोरोना को लेकर के। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनकी चिट्ठी का जवाब दिया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उस पर भी चर्चा करेंगे और ये सही है कि आज वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा पबजी किंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद साबिर अंसारी हमारे साथ बने हुए हैं, फहीम शाह खान हमारे साथ बने हुए हैं और जो कह रहे हैं कि राजीव जी कातिल की छुरी ज्यादा ताकत पत्र के कलम होती है बशर्ते कलम दलाल के हाथ में न हो। पबजी कह रहे हैं सर जी चुनाव होने दो, उसके बाद धर्म देख लेना, बीजेपी का हारने दो सर बस। मदीना का मुसाफिर भी हैं, एनएस नसीर समीर अफजल हमारे साथ बने हुए हैं, अजय शर्मा हैं, तमाम साथी शाहिद अली बने हुए हैं, हरिकिशोर सिंह बने हुए हैं, रूपराम गोगरवाल कह रहे हैं सही को सही कहना कमी कहना उन पत्रकारों को धन्यवाद हो। बहुत धन्यवाद रूपराम गोगरवाल जी। फिर मेहदी मलिक भी हमारे साथ हैं, सुमैया ट्रेबल्स हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद सिराज अंसारी हाय लिख रहे हैं, विरासत बेग सलाम कह रहे हैं और अली भाई जो कह रहे हैं सर कोरोना में सब नियम आम जनता के लिए होता है, बाफाल में कोरोना नहीं है। कुछ ये शब्द नहीं समझ पाया, लेकिन खैर बात समझ में आ गई। हारूम आजमी भी हैं, फियाज मोहसिन भी हैं, कौशल कुमार मीना राजस्थान में भी अभी तक 3 अप्रैल तक, राजस्थान में भी 3 अप्रैल तक लिख रहे हैं लॉकडाउन है। अरुण दादा भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अकरम जुड़े हुए हैं, फिर सऊदी अरबिया से हमारे साथ समीम अंसारी लगातार जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद समीम अंसारी जी, आप सऊदी अरबिया से देखते हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं, अब्दुल कयूम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मासूम मजूमदार हमारे साथ बने हुए सलाम कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं हमारे देश के नागरिक को एक आदत भी अच्छा हम जल्दी भूल जाते हैं, नहीं तो बिहार में बीजेपी को इतना सीट कहां से आता, ये लिख रहे हैं देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं। उदय सिंह लिख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदय जी लिख रहे हैं कि एकदम से लॉकडाउन करने से कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। जब 4-5 हजार केस हुए तो अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन करके इसे कम किया जा सकता था। मोदी जी देश हार रहे हैं, भले चुनाव जीतें। बहुत सही कहा है, बहुत सही लाइन है उदय जी की कि मोदी जी देश हार रहे हैं, भले चुनाव जीतें। प्रहलाद सिंह हैं जो कह रहे हैं बंगाल के भाई जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि इस बीजेपी को वोट से जमींदोज कर देश को बचावें। उसी तरह अल्ताफ अहमद जुड़े हुए हमारे साथ, दीप सागर भी बने हुए हैं, तमाम साथी दीप सागर, हारून आजमी कह रहे हैं आपका चैनल बहुत अच्छा है सर। हारून भाई बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे चैनल को देखते हैं। तमाम साथी आप बने हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने विचार रख रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं, सरमित्रा सुरजन हमारे साथ हैं और हमारे साथ बने हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल में और खासकर आज का एक निर्णय, 2 निर्णय आज के दोस्तों। पहला निर्णय ये कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की घोषणा हुई। इससे पहले जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दोनों के बीच बैठक हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, प्रेस को उन्होंने संबोधित किया और लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 6 दिन तक दिल्ली में लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रवासी भाइयों से कहूंगा कि ये यहां से छोड़कर न जाए, गरीबों की चिंता मुझे है, मैं बहुत दुख में, बहुत परेशान होकर के ये काम कर रहा हूं, जबकि 25,000 से ज्यादा केसेस, पॉजिटिव केसेस कोरोना के आ रहे हैं, तब इस लॉकडाउन की ओर हमें बढ़ना पड़ा। दूसरी तरफ शाम होते होते जब ये प्रोग्राम हम करने जा रहे थे, इससे 1 घंटा पहले खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 जो वहां के बड़े शहर हैं वहां पर आदेश कर दिया है कि लॉकडाउन लगा दीजिए। स्थिति अच्छी नहीं है, भयावह स्थिति है, जिसमें प्रयागराज एक है, उसके बाद लखनऊ है, बनारस है, फिर कानपुर नगर है और गोरखपुर है।
ये 5 जगह हैं, जो 5 बड़े शहर हैं वहां के उत्तर प्रदेश के। और लेकिन उसके बाद अभी इस प्रोग्राम के शुरू करते करते खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज, कि योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसे नहीं मानेंगे, हम लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और हमारे यहां पुख्ता तैयारियां हैं। तो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। मुकेश जी को जल्दी जाना है, इसलिए सबसे पहले मुकेश जी आपके पास आऊंगा और एक सवाल के साथ। मनमोहन सिंह की बात हो रही थी, मनमोहन सिंह की बात के साथ में आपसे सवाल लेना चाहूंगा, फिर आपको जाना भी है, जल्दी जाना है, आप पहले बताए थे। सवाल यह है कि मनमोहन सिंह समय समय पर, मुकेश जी, अच्छी बातें सरकार को देते रहते हैं। अच्छी बातें देते रहते हैं से मतलब है कि एक सुझाव देते रहते हैं कि आप ऐसे कीजिए, इससे देश का भला होगा, चाहे इकोनॉमी की बात हो चाहे और कोई बात हो, क्योंकि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उस दौर में रह चुके हैं जब पूरी दुनिया में एक अलग तरह की खामोशी छा गई थी। आपको याद होगा जब कई सारे बैंक डूब गए थे, एक अलग तरह की मंदी थी पूरी दुनिया में, उस समय भारत को उन्होंने बचाया था। तो एक अलग स्थिति, एक अलग तरह के प्रधानमंत्री साबित भी हुए वो। और उन्होंने कोरोना को लेकर के अपने 5 पॉइंट पे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी सुना है कि बहुत ही एक खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। क्या कहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन? पहली बात तो कि मनमोहन सिंह को ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और जवाब दे रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जवाब दे भी दें, लेकिन जो चिट्ठी का जवाब है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं करता है। क्या कहेंगे मुकेश जी? राजीव जी, ये चिट्ठी का जवाब नहीं है बल्कि आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा है, 5 साल वित्त मंत्री रहा है, एक लंबा अनुभव उसका प्रशासन में भी रहा है, वो आपको एक सहयोग के लिए सुझाव देता है कि ये 5 बिंदु हैं, इन पर काम किया जा सकता है। लेकिन उन सुझावों पर अमल करने का या उस पर क्या किया जा रहा है, क्या करने की सोच रही है, इससे पूर्व प्रधानमंत्री को अवगत कराने के बजाय एक कैबिनेट मंत्री चिड़चिड़ाहट से भरी चिट्ठी लिखता है, कटुता से भरी चिट्ठी लिखता है और उनसे कहता है कि ये आपके सुझाव तो आपकी पार्टी ही नहीं मानती है। लेकिन उसके ये सारे सुझाव के चिट्ठी के साथ ही उनका जो ट्वीट है वो भी बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि आपके साथ इतिहास दयालुता के साथ व्यवहार करेगा, लेकिन आपके लोग ही, आपकी पार्टी के लोग ही आपके बातों को नहीं मानते हैं। तो ये आपको याद होगा कि बहुत पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास मेरे साथ दयालुता के साथ पेश आएगा। उस जुमले का इस्तेमाल उन्होंने इस तरह से किया है, एक ऐसे व्यक्ति को कि जो उम्र में भी बहुत वरिष्ठ है, उनको नीचा दिखाने के लिए। और फिर पूरे पत्र की भाषा देखिए, एक एक करके आरोप लगाए गए हैं कि आपकी पार्टी ये करती है, आपकी पार्टी ये नहीं करती है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे समय में जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा हो, सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए, हर तरह के सुझावों का सम्मान करना चाहिए। और लोकतंत्र क्या है? विपक्ष के साथ राय मशवरा है, विपक्ष के सुझाव लेना, उससे कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन अगर मिलता है तो उसका स्वागत करना है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? इसने अभी तक कोरोना संकट पर एक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, किसी भी नेता से, विपक्ष के नेता से विचार विमर्श नहीं किया। इतना अहंकार कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोकतंत्र के गिरावट की, ह्रास की भी कहानी है। तो जिस पत्र का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए एक प्रोटोकॉल के तहत, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, एक स्वास्थ्य मंत्री देते हैं, इस भाषा में देते हैं, इस कंटेंट के साथ देते हैं और एक तरह से पूरे विपक्ष को नकारने की बात करते हैं। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी ही नहीं होगी, क्योंकि हर्षवर्धन इस तरह के व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। ये पीएमओ से लिखी गई चिट्ठी लगती है मुझे, क्योंकि ये भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ज्यादा है। वो इस अंदाज में बात करने के आदी रहे हैं, उन्हें हर चीज में तंज डालने का, पर पीला का सुख चाहिए, कैसे किसी दूसरे के दिल को दुखा के खुशी हासिल की जा सकती है, वो आनंद चाहिए।
और कांग्रेस के नेताओं के पर कटुता के साथ वार करना उनका प्रिय शगल रहा है। तो ये पीएमओ की तरफ से आया कंटेंट है जिसे हर्षवर्धन ने परोसा है, लेकिन जाहिर है कि हर्षवर्धन के पास चूंकि रीढ़ की हड्डी नहीं है, अन्यथा वो इस तरह के कंटेंट को इस तरह से इस्तेमाल करने से मना भी कर सकते थे, फिर ट्वीट भी इतना घटिया ना करते हुए। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, फिर हर्षवर्धन क्या चीज है। तो ये बड़ा दुखद अध्याय है जो आज हमें देखने को मिला है, और इसके लिए जितनी भी निंदा भत्सना की जाए इस सरकार की, उनके मंत्रियों की, कम होगी। जी, इस बीच देखिए ये ब्रेकिंग आप देखिए कि 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी वैक्सीन, ये एक ब्रेकिंग आ रही है। ये फैसला लिया है कोरोना पर बैठक में पीएम मोदी का फैसला है। ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों कि 1 मई से वैक्सीन लगाने का लिया गया है निर्णय। ये 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये टीका लगाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी वैक्सीन, ये कोरोना वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को, और कोरोना पर बैठक में पीएम मोदी का यह फैसला है। आपको याद होगा दोस्तों कि ये 1 मई से वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। 1 मई से है, और आप जैसा जान रहे हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा, अभी जब सोनिया गांधी ने बैठक ली थी 3 दिन पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक, उस वक्त भी सोनिया गांधी ने डिमांड की थी, और कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी यही था कि आप 45 साल से ऊपर वालों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं, या आप जो कह रहे हैं कि इतने लोगों को वैक्सीन, काउंटिंग उस ढंग से मत कीजिए, आप परसेंट वार देखिए, परसेंटेज में देखिए, फीसदी में देखिए कि कितने लोगों को वैक्सीन आपने लगाया। और दूसरी बात यह कि उम्र को नीचे लेके आइए, तो अब लेकर आए हैं, आखिर कर वही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं जो खासकर पहले से आईना दिखाने का काम राहुल गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। लेकिन यह काम पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके हाथ में देश है, आपके हाथ में सब कुछ है। इस देश की बागडोर ही नहीं, देश की जनता जो है मतलब किस्मत है, और खासकर जो युवा हैं उनकी किस्मत है। और आप आपकी जिद कुंभ कराने की, आपकी जिद चुनाव कराने की, आपकी जिद पंचायत चुनाव कराने की, आपकी जिद किसानों की बात नहीं सुनने की, इन सब जिद के आगे ये देश लाचार हो गया है। और अब यही है कि कम से कम बात सुनना शुरू किए हैं, तो आप मान लीजिए कि आप गलत थे। अगर आप मान लेंगे तो अभी भी ऐसा तो कोई है नहीं कि कल को आपको प्रधानमंत्री पद से हटा रहा है। आप जब चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो इस्तीफा दे सकते हैं, वरना 24 तक तो आप हैं ही। तो इस बात को समझिए। और इसी सवाल के साथ सीधे आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास कि अब 18 साल देर किए हैं, देर से आए, और कहा जा सकता है कि दुरुस्त आए, लेकिन अभी तक जिस प्रकार वैक्सीन यहाँ पे हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लगाने की व्यवस्था रही है, उसमें ये लोगों तक, और खासकर कहा जा रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता काफी कम है। ऐसे में अब 45 साल नहीं 18 साल में आ तो गए, लेकिन ये क्या मात्र घोषणा भर, या आगे भी इसकी तैयारी तो दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, हम लोग जैसे पहले भी चर्चा करते रहे कि हमारे प्रधानमंत्री उत्सव जीवी, घोषणा जीवी और प्रचार जीवी व्यक्ति, तो ये भी जो है एक घोषणा है प्रधानमंत्री की। और भी जब उत्सव मनेगा कि हमने 18 साल के लोगों को दे दी, अरे भाई, जो आपने 45 साल से ऊपर के लोगों को दी, लोग एक डोज लगवाने के बाद घर में बैठे हुए, दूसरी डोज नहीं मिल रही उनको, आप कहां से ये डोज दे देंगे दूसरों को? अब ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट जो वो कह रहा है उसको 3000 करोड़ रुपए चाहिए तब बनेगी वैक्सीन आगे। तो ये जब सारी दिक्कतें हैं, मतलब इस वैक्सीन बनेगी और आएगी, सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आपने पिछले 1 साल के दौरान कितना पैसा आपने था वो वैक्सीन के R&D पे खर्च किया सरकार ने? क्या ये सरकार बता सकती है कि 1 रुपया भी वैक्सीन की R&D पर खर्च किया गया? वैक्सीन के निर्माण के लिए कितना आपने एलोकेशन किया बजट का, कितना आपने किया? अभी आप 1 फरवरी को बजट घोषित करके चुके हैं, क्या उसके अंदर आपने कोई घोषणा की कि बजट की वैक्सीन के ऊपर इतना बजट खर्च किया जाएगा? वैक्सीन बन कहां से जाएगी? और वैक्सीन इतनी बड़ी आबादी को एक साथ मिलना जो है कोई सवाल ही नहीं है किसी भी तरीके से। और स्वयं सरकार के लोगों की ये है कि भाई 30% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। ये सरकारी अधिकारी, सरकार के जिम्मेदार लोग जो वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। तो ये सिर्फ
सिर्फ घोषणाएं हैं, और ये घोषणाएं सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि देश में जिस तरीके से अफरा तफरी फैली है और सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस संकट के समय में 70 सालों में सबसे ज्यादा विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, तो इन सारी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जो है इस तरह की लगातार घोषणा पे घोषणा की जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं घोषणाएं आज हो जाएंगी, लोगों का थोड़ा ध्यान हट जाएगा, उसका कोई सवाल ही नहीं पूछेगा कि घोषणा का हुआ क्या। भाई आपने तो कई घोषणाएं इतनी इस दौरान की हैं, आपने कहा था 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, आप 21 दिन का क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? बहुत सी आपने घोषणाएं की, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, वो कहां गया 20 लाख करोड़, किसके खाते में गया, अभी तक कोई सवाल नहीं है। पीएम केयर्स फंड में इतना पैसा इकट्ठा हुआ, वो कहां चला गया पीएम केयर्स फंड का पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इन घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को घोषणाओं की बजाय धरातल पर काम करना चाहिए। सरकार होती इसीलिए है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, और खासतौर से संकट के समय जो है सरकार जो है अंबानी अडानी की सेवा के लिए नहीं है। सरकार जो दिक्कत ये है कि हमारे चूंकि प्रधानमंत्री के खून में व्यापार है, तो हर चीज को जो है वो व्यापार की दृष्टि से ही देखते हैं। सरकार का काम व्यापार की दृष्टि से देखना नहीं है। सरकार का काम जो है वो, चूंकि लोकतांत्रिक देश है और लोक कल्याणकारी राज्य है, सरकार की जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति है। वो चाहे नरेंद्र मोदी बने, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे होगा, उसकी जिम्मेदारी किसी अंबानी अडानी या किसी पार्टी के प्रति ना होकर के इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति है। लेकिन इस सरकार में यही कमी देखने को मिल रही है कि ये सरकार आखिर जिम्मेदार किसके प्रति है? जनता के प्रति जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो कहीं भी सरकार में दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है को इन घोषणाओं को ना करके बल्कि धरातल पर काम करना चाहिए और रिजल्ट देना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। डिलीवरी आप क्या देना है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सर मित्रा जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें यहां आ रही हैं। पहली बात तो ये कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया गया है और 1 मई से सरकार का ये ऐलान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बैठक ली है, कोरोना पे समीक्षा बैठक, और उसके बाद से यह फैसला लिया गया जो स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी की जो स्थिति है पूरे देश में, जिस प्रकार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, आज 2,75,000 के करीब मरीज आज मिले, और ये हम देख रहे हैं किस प्रकार, किस गति से जो पेशेंट हैं वो मिले जा रहे हैं। और आज ही खबर ये भी आ रही थी कि दिल्ली में हर तीसरा आदमी जो जांच करवा रहा है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है, यानी कि 30% से ज्यादा लोग पॉजिटिव दिल्ली में हैं। ये अपने आप में मतलब इस ढंग से, खासकर अगर विदेशों की हालत भी देखें तो ब्राजील में भी ऐसी स्थिति नहीं रही, और ना ही वहां पे यानी यूएस में ऐसी स्थिति थी। जो भयावह स्थिति दिल्ली की हो गई है। ऐसे में एक तरफ वैक्सीन लगाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक ये नहीं कह रहे हैं कि जहां सिलेंडर यानी ऑक्सीजन की कमी है, जहां आईसीयू में बेड की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आकर के अरविंद केजरीवाल जी और अनिल बैजल जी ने फैसला ले लिया कि हाँ चलो लॉकडाउन कर दें। हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि लॉकडाउन कर दो, यानी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे लॉकडाउन की स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, लॉकडाउन से वो राज्य गुजर रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त जनता तो बहुत चिंतित है, लेकिन सरकार जो है वो निश्चिंत है, क्योंकि उसने हिंदुत्व का डोज जो इस देश की जनता को दिया हुआ है, तो उसे ये लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे और ये मानेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उसी अंदाज में वो सारे काम कर भी रहे हैं। आप देखिए, जो ये 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की बात जो अब ये कर रहे हैं, ये काम इनको सबसे शुरू में कर लेना चाहिए था, लेकिन तब राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, तो ये अपनी गलती तो कतई नहीं मानेंगे, इसीलिए बिल्कुल उस बात को तब नहीं मानते, लेकिन अब वो ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसके पीछे शायद एक कारण यह हो सकता है कि आज ही तस्वीर छपी देवेंद्र फडणवीस के भतीजे या कोई उनके रिश्तेदार हैं नागपुर में, जो बहुत यंग एज के दिख रहे हैं, और वो बाकायदा ये बता रहे हैं कि मैंने वैक्सीन ले ली, जबकि अभी तक तो 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन अलाउड थी। और अब अच्छी बात है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे दी, लेकिन सवाल ये है कि आएगी कहां से? जैसे वो युवाओं को कह रहे थे कि हम हर साल आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद उस पर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, और जब आपको ये पूछा गया कि भाई हमारा रोजगार कहां है, तो उनको कहा गया कि आप पकौड़े तल लो, वो भी रोजगार है। तो अब यही हो जाएगा कि वैक्सीन नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन तड़प लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, या तो आप इस पार हो जाओगे या उस पार हो जाओगे। इसी अंदाज में जो है सरकार काम कर रही है। अभी जो लॉकडाउन की भी जो बात इन्होंने की है, तो मुझे एक चिंता हो रही है किसान आंदोलन की। ये एक हफ्ते में ये किसान कहां जाएंगे?
इन पर क्या बीतेगी। पिछले साल हमने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन बड़े चतुराई से खत्म कर दिया गया और उस पर तमाम इल्जाम भी उन पर लगा दिए गए। अब जबकि किसान भाई पूरा सहयोग कर रहे हैं, और बल्कि आज उन्होंने कुछ ये भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य शिविर लगवाइए और टीकाकरण वो करिए और हम पूरा सहयोग करेंगे। वो खुद चाहते हैं कि कोरोना ना फैले। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस लॉकडाउन के बहाने, दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बहाने किसान आंदोलन को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाएगी। और जहां तक बात यह है कि 1 साल में आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर, अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब हम ऑक्सीजन संयंत्र लगाएंगे, उसके प्लांट लगाएंगे। तो जब आग लग गई तब आप कह रहे हैं कि अब हम कुआं खोदेंगे और हम आपको नॉर्मल नहीं, हम आपको आरओ वाटर देंगे। कुछ इस अंदाज में वो घोषणाएं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी ये जो वैक्सीन वाली अभी जो घोषणा है, ये कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो बंगाल चुनाव पर, शायद वो ये चाह रहे हैं कि मैं वहां पर अपने आप को फिर से एक मसीहा के रूप में जो है प्रस्तुत करूं। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर के जब आप अभी समापन कर रही हैं, बंगाल का नाम ले रही हैं, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा सीधा कि एक तरफ हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बंगाल का चुनाव आप क्यों करवा रहे हैं, और अगर करवा रहे हैं तो इसे 8 चरणों में क्यों करवा रहे हैं। और ये बात तब से हो रही है, आप याद कीजिए 27 फरवरी को जब घोषणा हुई थी, चुनाव आयोग ने घोषणा की थी चुनाव की, उस वक्त इस देश में कोरोना महामारी इस ढंग से फैली हुई नहीं थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये फैलाव कितना ज्यादा हो गया, कितने लोग आज इससे बिल्कुल ही प्रभावित हो चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई परिवारों में आज कोहराम मचा हुआ है। वैसी स्थिति में जब आप करवा रहे हैं 8 चरणों में, और जब 4 चरण के बाद से कहा जा रहा था कि इसे शॉर्टकट कीजिए, आप नहीं माने। राहुल गांधी ने शॉर्टकट किया, राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारी पार्टी अब भले वर्चुअल करेगी, वर्चुअल रैली करना हो, जो भी करना हो, लेकिन सामान्य रैली या सामान्य सभाएं नहीं करेगी उनकी पार्टी। उसके बाद से आज अफरा तफरी में 2 निर्णय आए हैं। पहला निर्णय ममता बनर्जी की तरफ से आया कि हम अपनी रैलियों को अब शॉर्ट कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी रैलियां करेंगे जिसमें कम लोग रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 2 रैलियां उनकी थी 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जितनी रैलियां करनी थी 24 अप्रैल को न करके उसको वो 23 अप्रैल में लेके आ गए हैं। कर तो रहे हैं पूरी रैलियां, लेकिन अब 2 दिन नहीं करके 1 दिन कर रहे हैं। मोह अभी खत्म नहीं हुआ है अमलेंदु जी। मोह जो है, सत्ता सुख का मोह, लगता है कि आखिरी समय ये काम कर लेता तो बंगाल जीत जाता, ये परेशानी न रहे, ये बाद में चिंता न रहे, ये अफसोस न रहे, इसीलिए चलो भले परसों नहीं करेंगे, आज तो कर ही लेते हैं रैली। और अब तीन फेज में अब मतदान बाकी है। तो उसके बाद, और आप जानते हैं कि अब शायद 22 तारीख को है, फिर 26 को, फिर 29 को है। ऐसे ही 3 फेज में है, 22 या 24 है, 26 और 29 तो जरूर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है अमलेंदु जी, बार बार जो मैं जिस पे आना चाहता हूं, कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ वैक्सीनेशन की बात करते हैं, एक तरफ कुंभ में भी जब पूरा कुंभ हो जाता है, कोरोना बम आप वहां तैयार कर लेते हैं और उनको पूरे देश में भेज देते हैं। जब वो वापस अपने अपने गांव और शहरों की ओर लौट रहे हैं, वहां से कुंभ में स्नान करके लौटे हुए लोग अपने अपने शहरों में, पिछली बार तो ढूंढ ढूंढ के आप मरकज के लोगों को ढूंढ रहे थे, जमातियों के पीछे आपने कैसी कैसी सेनाएं छोड़ रखी थी, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद अब जब सब कुछ हो जाता है, फिर भी मोह क्यों नहीं त्याग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं अमलेंदु जी? प्रधानमंत्री जो वो छाती पे रख के बंगाल ले जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। मतलब आप 24 को रैली ना करके 23 को रैली कर लेंगे, यानी 24 को अगर आप रैली करते तो आप कोरोना फैलाते। मतलब संदेश तो यही जा रहा है ना कि 24 को जो आपकी रैली होती है उससे आप कोरोना फैलाते, इसलिए आपने 24 की रैली 23 को कर ली। अब 23 को जो आप रैलियां करेंगे उससे कोरोना नहीं फैलेगा। अरे प्रधानमंत्री जी, माना कि आज वो हार्डवर्क वाले तो हैं, ये कैसा आपका हार्डवर्क है? मतलब प्रधानमंत्री जो है, समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री है या क्या है। मतलब इस देश का बड़ा सौभाग्य है कि इस देश को जो है 18 घंटे प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। मतलब 18 घंटे प्रधानमंत्री जगते हुए से प्रचार करते हैं, देश का काम नहीं करते। इसलिए बेचारे जो है वो देखिए दाढ़ी बनी जा रही है, उसको भी जो है समय नहीं मिल पा रहा उनको छटवाने का सब कुछ। ये इस तरह की चीजें जो मुझे लगता है ये जिम्मेदार हो चाहिए। और दूसरा कार्यक्रम का चल रहा है और
2024 में ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं प्रधानमंत्री रह पाए नहीं रह पाए, तो आखिरी कार्यकाल भी अगर ये समझाया, हो सकता है 24 के बाद भी बन जाए, लेकिन अभी तक तो आखिरी कार्यकाल कहा जाएगा। तो अब जिम्मेदार उनको हो जाना चाहिए, देश के प्रति जिम्मेदारी जो उनको महसूस करनी चाहिए। और ये चीजें अब 24 को नहीं कर लेंगे, हम 23 को नहीं कर लेंगे, मतलब आप देखिए कि परीक्षाएं तो जो है वो स्थगित हो गई, यानी परीक्षाएं जो है वो जरूरी नहीं थी, बच्चों की आपने परीक्षाएं स्थगित कर दी, आपको उनको पास कर दिया। चुनाव कहीं स्थगित नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश से तो बड़ी भयंकर खबरें आई हैं, मतलब इन पंचायत चुनाव में, मतलब बंगाल की बात आप छोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित कर्मचारी थे वो कहते हैं कि हम कोरोना संक्रमित हैं, और उनसे ड्यूटियां करा ली गई। ये कई खबरें जो है मीडिया में आई हैं इस तरीके की कि, और उसके बाद फिर जो अधिकारी बयान आए कि इसकी जांच कराएंगे। अरे अब क्या जांच होगी उसकी? तो ये एक तरीके से कहा जाए कि मतलब इतनी गंभीर महामारी जो है जिससे सारी दुनिया परेशान है, उसको भी यहाँ जो है खिलौना एक तरीके से बना दिया गया है, और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बस किसी तरीके से चुनाव जीतने की जो है ये पड़ी हुई है, और देश की जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा, इसकी किसी को कोई भी फिक्र नहीं है। कुल मिलाकर के यही देखने में आ रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है चूंकि भले आदमी है, तो उनको अब देश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और बहुत जरूरी है। मतलब बंगाल अब राहुल गांधी ने चूंकि फैसला ले लिया, तो दबाव तो पड़ गया, ममता बनर्जी के ऊपर भी दबाव पड़ा, प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव पड़ा, लेकिन ये मोह जो है, सत्ता का मोह जो है, ये निकल कर नहीं जा रहा है। और ये सत्ता का मोह जो है ये बहुत खराब चीज होती है। ये सत्ता का मोह जो है ये राजनीति को इंसान नहीं रहने देता है, एक तरीके से कहा जाए। और सत्ता के मोह से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, जो हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है। अगर हम भी राजनीति करने लग जाएंगे तो हो सकता है हम भी उस मोह से नहीं बच पाए, लेकिन फिर भी बचना चाहिए इस मोह से, क्योंकि सत्ता आती आती रहती है, ये देश हमेशा रहेगा। और इस समय जो मानवता के ऊपर संकट है, उस मानवता के संकट के समय हर जिम्मेदार व्यक्ति को पहले मनुष्य होना चाहिए, उसके बाद राजनीति भी होना चाहिए। देखिए, सत्ता का मोह बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं अमलेंदु जी की वो मोह से, उस मोह से आप भी न बच पाएं। सवाल ये नहीं उठता कि मोह से कौन बच पा रहा है कौन नहीं बच पा रहा है। सवाल ये है कि सत्ता के सुख को अगर आप पा रहे हैं, आप अगर उस कुर्सी पे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, गृह मंत्री की कुर्सी पर हैं, और नीति निर्धारकों के कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तो आपको देश के बारे में सोचना होगा। सब सर्वोपरि आपके सामने देश होना चाहिए। और आप कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदारी आपको करनी पड़ेगी। प्रधान सेवक आप कहते थे, तो प्रधान सेवक आपको बनना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी करेंगे, ये ठीक नहीं है। और जब आप चुनाव, जैसा कि कह रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले अमलेंदु जी की, 18-18 घंटे आप प्रचार के लिए, आप प्रचार मंत्री बने हुए हैं प्रधानमंत्री की जगह, 18-18 घंटे मेहनत तो करते हैं लेकिन प्रचार के नाम पे करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इस देश में कोरोना के कारण जो अभी हालत बिगड़ी हुई है, उस हालत पे भी चिंता करने के लिए आपको पहले से तत्पर रहना चाहिए था, लेकिन वो अब अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और जब भी आप अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो ये समीक्षा बैठक पहले आपने क्यों नहीं की? पिछली बार तो आपने आनन फानन में लॉकडाउन करवाया, उसके बाद आपने आनन फानन में ताली भी पिटवाई, थाली भी पिटवाए, और दिए भी जलवाए, क्या क्या नहीं करवाए। और उसके बाद आपने 21 दिन का समय भी मांगा था। तो नोटबंदी के समय भी आपने समय मांगा और आपने कहा कि जो सजा देनी होगी दे देना। आपने फिर जीएसटी के समय भी समय मांगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपने फिर अभी पिछले साल लॉकडाउन के समय मांगा। अब जो है, अब आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि अब आप लोग भुगतो, हम बीच बीच में आ जाएंगे अपनी एंट्री बताने के लिए, अपनी उपस्थिति बताने के लिए कि हम हैं, उपस्थित हैं और हम भी चिंता कर रहे हैं। तो इससे देश नहीं चलता है, और ये बात समझनी होगी, और ये बात शायद जनता समझ रही होगी। कई सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो तमाम अपने विचार रख रहे हैं। सर्वेश यादव हैं हमारे साथ बने हुए, जो बीजेपी को इन्फॉर्मेशन देना बेकार है सर लिख रहे हैं। फिर शाहिद अली हैं जो कह रहे हैं राजीव जी, इंजेक्शन लगवाने का फायदा क्या है? 1 साल से वैक्सीन ही लग रही है, उसके बाद इतना कोरोना फैल गया। मुझे तो लगता है कि इस वैक्सीन में ही कोरोना छुपा है। किशोरी लाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कौशल कुमार मीना जुड़े हुए हैं, महताब आलम बने हुए हैं हमारे साथ, श्याम सुंदर झंझाड़िया हमारे साथ बने हुए हैं, इस्लाम अली हमारे साथ, बगुला भक्तों की हुकूमत है भारत में कह रहे हैं, असलम चिश्ती कह रहे हैं कि बंगाल बॉर्डर पर कोरोना प्रधान सेवक के कहने पर बैठा हुआ है, इलेक्शन खत्म होते ही एंट्री कर जाएगा। देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ही मंत्र है, राम राम जपना,
और भारत को लूटना। महताब आलम है, हाय लिख रहे हैं। पंकज साहा हैं जो कह रहे हैं पीएम देश के लिए होता है, प्रचार के लिए तो पार्टी अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही, यही बात हम विनय सिंह भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी की प्रशासन जरूर होगी क्योंकि उन्हीं की खींची लकीर पर देश आगे बढ़ रहा है। फिर असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बहुत ही फेमस ये शेर है दोस्तों, और ये इसके कई मायने रहते हैं, आप सब जानते हैं। तुषार शर्मा हैं जो कह रहे हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ। उसके अलावा कमल मीडिया हमारे साथ हैं। फिर उसके अलावा महताब आलम बने हुए हैं, तमाम साथी बने हुए हैं। जितेंद्र कत्याल भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेमलेस पीएम लिख रहे हैं। श्याम सुंदर बने हुए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। फिर विद्युत माल्ला हैं जो हमारा पीएम पार्ट टाइम, पीएम फुल टाइम प्रचार मंत्री लिख रहे हैं। तुषार डीबी लाइव बेस्ट चैनल लिख रहे हैं। राजेश कुमार हैं। रामनाथ राय बीजेपी हटाओ लिख रहे हैं। आमिर हमजा भी हैं। हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए, हसन बस में जुड़े हुए। सर्वेश यादव, तुषार है, नसीम है। फिर सुमन पांडे लिख रहे हैं सर इलेक्शन है इसलिए फास्ट डिसीजन नहीं लेते, वैक्सीन पर राजनीति करेंगे। बिल्कुल वैक्सीन पे, अब देखिए वैक्सीन पे राजनीति आपको याद होगा दोस्तों की सुमन पांडे लिख रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पे राजनीति कहां से शुरू हुई थी? जब बिहार का चुनाव था उस समय बिहार के चुनाव में बीजेपी ने का जो वो घोषणा पत्र आया था, उस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि सबको हम वैक्सीन लगवाएंगे, फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। ये तो देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, देश के की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, उसका कर्तव्य बनता है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का। लेकिन आप लेकर आए थे और वहां से राजनीति आपने शुरू की और वो राजनीति अभी तक जारी है। और उसमें अगर अब आप 18 साल तक के, 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन हमारे साथ सर्वमित्रा जी बनी हुई हैं और हम लोग चर्चा अब आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम लोगों की बातें हम रख रहे हैं। माही जयपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे सबसे प्रिय पॉलिटिशियन मनमोहन सिंह जी को भगवान जल्द स्वस्थ करें, लिख रहे हैं। असलम चिश्ती भी हैं। राजीव जी जब टाइम 7 बजे किया, लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए। असलम चिश्ती जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा बातें हम लोग, आप लोगों की बातें, अपनी बातें आप सब तक पहुंचाएं, एक दूसरे की बातें करें तो ये ज्यादा ठीक है। निजाम खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आइनुल शेख भी बने हुए हैं। फिर कुंदन कुमार कह रहे हैं कि सर जी मोदी जी चुनाव के बाद ही एक लॉकडाउन करेंगे क्योंकि बंगाल में जब तक सत्ता हासिल ना हो तब तक लॉकडाउन नहीं, ये कहना है। तुषार शर्मा कह रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार, कहना है मोदी सरकार, कहां है मोदी सरकार। बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और इन सब के बीच बीमारी, लॉकडाउन, तमाम चीजें, इन सब के बीच देश कहां जा रहा है? सर्वमित्रा जी, ओवरऑल मैं जानना चाहता हूं और अपने जो तमाम साथी जुड़े हुए हैं आपके विचारों से अवगत कराना चाहता हूं कि एक तरफ देखिए लगातार पिछले साल भर से देश की परिस्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। शाहीन बाग से शुरुआत हुई, जब कोरोना आया था शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ, और उससे पहले दिल्ली दंगा, शाहीन बाग, उसके बाद कोरोना काल में प्रवासियों का जो बाहर आकर काम करते हैं उनकी घर वापसी, उसके बाद देश में बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, भुखमरी का आलम, गरीबी का आलम, और फिर से कोरोना की मार। लेकिन देश वही है और अब न कब्रिस्तान है न शमशान है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देश जो है वो 21वीं सदी में, हम ऐसा लग रहा है कि हम 18वीं सदी या उससे भी पहले के मध्ययुगीन अंधकार में हम जी रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन लोग एक नारा बार बार बोलते थे, कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे लगता है कि अब जब उनको दोबारा सरकार मिल चुकी है, वो जानते हैं कि कांग्रेस मुक्त तो भारत को नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस सरकार को अहंकार मुक्त हो जाना चाहिए। आपने अभी जितनी समस्याएं जो गिनाई हैं, ये समस्याएं हल हो सकती थी, काबू में आ सकती थी, स्थितियां बेहतर हो सकती थी, बशर्ते ये सरकार किसी की बात सुनती। लेकिन अब देख रहे हैं कि चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनके बाकी मंत्री, कोई किसी की बात जो है बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता। सब अपने एक छुपे हुए एजेंडे पर, छुपे हुए एजेंडा यानी
जो चीज वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। एक जाहिर कर रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और एक भारत वर्ष जो पुराना हो उसका गौरव और पता नहीं विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन आज जो हम जो हाल देख रहे हैं वो बद से बदतर होता जा रहा है। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पर जो रिसर्च और वो काम होना चाहिए उस पर हम काम नहीं कर रहे। उसके बजाय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो रामदेव की दवा को लेकर प्रमोट करने आ जाते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनको एक अच्छा सुझाव देते हैं, एक भले मानस की तरह वो उनको एक चिट्ठी लिखते हैं, तो उस भद्र पुरुष को जो है एक बदतमीजी से जवाब दिया जाता है कि तुम हमें क्या सिखाओगे, हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये जो हर चीज को राजनीति से जोड़ देना, ये बीजेपी का एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से बात को बिगाड़ देना। और इसमें जो मीडिया है वो बड़ा उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मीडिया भी पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। तो इन लोगों ने सबसे हर तरह से संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया, मीडिया को अपने कब्जे में लिया, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, तमाम जांच एजेंसियां या जितना भी, ये हर किसी को अपने कब्जे में इस तरह से कर चुके हैं कि जो हम बोलेंगे रात तो तुम्हें रात ही बोलना है, हम कहेंगे दिन तो तुम्हें दिन बोलना है, कोई अपनी बात जो है वो ना कहे, जो कहेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस तरह का एक माहौल इन लोगों ने इस देश में बना दिया है और उसका नतीजा जो है आज सारे लोग भुगत रहे हैं। कोरोना जो है वो कांग्रेस या बीजेपी या सपा या बसपा को देखकर किसी को अपनी चपेट में नहीं ले रहा है, वो सब पर एक जैसा असर कर रहा है। हम देख रहे हैं आज ही बिहार के एक विधायक की मृत्यु हो गई, हमारे अभी पूर्व प्रधानमंत्री कोरोना ग्रसित हो गए, योगी जी खुद कोरोना ग्रसित है। तो ये बीमारी जो है वो तो सब पर एक जैसी आ रही है। लेकिन ये है कि अगर सरकार थोड़ी बात सुनती, थोड़ा सोचकर फैसले लेती, अगर लॉकडाउन लगाने के बाद भी अगर कुछ फायदा नहीं हुआ था तो यह अर्थव्यवस्था जिस तरह से पिछड़ गई थी, तो अभी आपको पूरे देश में लॉकडाउन नहीं आप लगा सकते हैं। तो अमित शाह जी ने बड़े चालाकी से अपनी जिम्मेदारी जो है वो राज्यों पे डाल दी कि राज्य फैसला करें। भाई राज्यों में भी तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार, अपने आप सब लोग अगर अपने अपने स्तर पर फैसला करेंगे तो क्या आप राज्यों को ये छूट दे रहे हैं कि वो बाकी की जिम्मेदारी, वो कृषि कानून अपने हिसाब से लागू करे ना करें, फिर आप बाकी चीजों में आप उनको इतनी छूट दीजिए। तो ये सब भी है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू जो है, ये चीज जो है, ये बीजेपी का ये दोहरा चरित्र जो है वो बार बार उजागर हो रहा है। और इस पर अब देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को आपने दोबारा सौंपी थी उन लोगों ने आपका क्या ख्याल रखा, पर अब देश के लोगों को विचार करना ही चाहिए, वरना और देर हो जाएगी तो सिवाय नुकसान के, सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल अमलेंदु जी, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। मदन लाल जी ने बहुत सही लिखा है। मदन लाल जी कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि विपक्ष बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया है, वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं नमो रथ को। ये एक बड़ा सवाल है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। नमो रथ यानी नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका जो रथ बढ़ा जा रहा है और उनका जो पूरा देख रहे हैं हम 7 साल से इस देश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह की जो खामियां थी वो भी हम उजागर करते थे। आज कई लोग नाराज भी होते हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, बोलते हैं आप लोग बैठ करके एजेंडा चलाते हैं, आप लोग सिर्फ सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सरकार में है उसी की गलतियों को तो हम बताएंगे। आज नरेंद्र मोदी सरकार में है तो उनकी गलतियों को बता रहे हैं, कल कोई और सरकार में होगा उनकी गलतियों को बताएंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की बुराई करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां बहुत वाजिब मदन लाल जी ने पूछा है कि आखिर विपक्ष कहां है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष है कहां। अमलेंदु जी, विपक्ष जो है वो ट्विटर पे है या अपने दफ्तरों में है। विपक्ष और कहीं नहीं बचा है। मतलब जिनको जिम्मेदारी थी विपक्ष की, एक तो ये जब से सोशल मीडिया आया है, मतलब के इसने भी बड़ा नुकसान किया है। और जो एनजीओ राजनीति शुरू हुई, जिसके प्रणेता जनक जो कहे गए हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो इस तरीके की राजनीति जो है इसने बढ़ाया है। अब जनता की राजनीति होती ही नहीं। अब मतलब अगर आपको धरना भी करना तो धरना भी अब 2 लाख रुपए का नहीं होता है। इतना महंगा जो है गया सब कुछ, तो जाएगा। और विपक्ष में अब है कौन? विपक्ष मतलब लड़े कौन? सवाल ये है कि मतलब एक चीज तो है, देखिए, वो माननी पड़ेगी कि विपक्ष के लोगों को जो दबाया जा रहा है और सरकार अब कामयाब हो जा रही है उनको साथ लेने में तरीके से कहा जाए, तो इसीलिए विपक्ष के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमजोरियां जो हैं।
अमलेंदु जी की आवाज कट गई है, नहीं आ रही है, लेकिन इसी सवाल के साथ शर्मित्रा जी आपके पास आना चाहूंगा, आखिर विपक्ष है कहां? जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि विपक्ष जो है उसे मोदी सरकार ने बहुत बुरी तरह से बिखेर दिया है, क्योंकि अब राजनीति जो है वो मिशन नहीं रह गई है, जन सेवा का मिशन नहीं रह गई, वो एक बिजनेस बन गई है। तो विपक्ष के राजनेताओं की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोर नसों को जो है मोदी सरकार ने बड़ी बखूबी पकड़ा है और उसके आधार पर वो सारे काम करवा रहे हैं। जैसे कि बसपा में मायावती जी जो है वो आवाज नहीं उठाएंगी, या सपा में वो किसी तरह से और किसी को सरेंडर करवा देंगे। एक अकेले इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो बिल्कुल, सोनिया जी तो खैर अपनी तबियत के कारण बहुत अब पब्लिकली वो नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो एक अच्छे विपक्ष के नेता की तरह वो लगातार काम कर रहे हैं, पर उनके इस मिशन में मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मीडिया भी, मैंने जैसे पहला कहा कि वो पूरी तरह से बीजेपी के गिरफ्त में है, कोई स्वतंत्रता बची नहीं है। तो राहुल गांधी को उनकी छवि लगातार इस तरह की बना दी गई है कि वो तो पप्पू हैं, या वो जो कहेंगे वो गलत कहेंगे, या वो बचकानी हरकतें करते हैं, या वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, या उनमें नौसिखियापन है, जबकि उनके सुझाव जो हैं वो लगातार सही साबित हो रहे हैं। लेकिन एक उसमें बात यह है कि कांग्रेस के लोग जो हैं, जो पिछले 7 सालों से सत्ता से बाहर हैं, वो अब जनता से, जो कांग्रेस के और भी बड़े नेता हैं, वो जनता से कट चुके हैं। कुछ एक गिने चुने लोग हैं जिनकी पहुंच जो है अभी भी जनता के बीच है उतनी, अदरवाइज वो सब जो है सोशल मीडिया पर ही अपने फॉलोअर्स बढ़ा के और रोज के एक हाथ ट्वीट करके या मोदी जी पे तंज कस के अपनी भूमिका जो है वो समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें केवल सरकार की आलोचना नहीं करना होगा, विपक्ष को जो एक मजबूत विकल्प भी देना होगा इस देश के लोगों के सामने। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां सबके अपने अपने स्वार्थ जो है, जैसे पिछले साल ममता बनर्जी ने कोशिश की थी तो सब एक मंच पे आए 22-23 नेता दो साल पहले, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सारा विपक्ष बिखर गया। सोनिया जी ने 2-4 बार इस तरह की कोशिश की कि वो बाकी नेताओं को लेकर बैठ के करें, सब करें, लेकिन फिर जो होता है कि सबके अपने निजी एजेंडे जो हैं वो हावी हो जाते हैं, चाहे वहां राकपा है, एनसीपी जो है, या चाहे आरजेडी जो है, ये तमाम लोग जो है अपने अपने एजेंडों को वो प्राथमिकता देते हैं। और इन सबको अगर ये सब मिलकर एक किसी उस पर बढ़े कि हाँ अब ये जो है इनके लीडरशिप में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो सकते हैं, वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो किसी भी एक नेता पर वो भरोसा दिखाएं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जी जो बाहर आ गए हैं, तो शायद अब वो कोई नई जान डालें या विपक्ष को कुछ एकजुट करने के लिए कोई नई रणनीति बनाएं, या मोदी सरकार को काउंटर करने या उसका बेहतर विकल्प देने का कोई काम करें, तो बात बन सकती है। अमलेंदु जी आपकी आवाज अब शायद आ रही है, और एक नाम इन्होंने लिया शर्मित्रा जी ने, लालू प्रसाद यादव का, कि लालू प्रसाद यादव अब चूंकि बाहर आ चुके हैं तो हो सकता है कि विपक्ष को एकजुट करने में उनकी एक महती भूमिका सामने आए। क्या कहेंगे, लालू यादव के आने के बाद विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में? क्योंकि अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत हैं लालू यादव से, लालू यादव की पार्टी को भी और विपक्ष को भी। देखिए, लालू जी से उम्मीदें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लालू जी से उम्मीदें बहुत हैं और लालू जी कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं जवाब देने में राहुल गांधी का साथ दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि इस नाकारा कर पाएंगे। अब लालू यादव किस तरीके से करेंगे, मतलब अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ एक ट्वीट करके रह जाए हैं और उनका सबसे बड़ा नेता आजम खान जो है उस पर लगातार फर्जी मुकदमे कायम हो, और अखिलेश यादव जो है वो 1 साल के बाद आजम खां के समर्थन में साइकिल रैली लेकर के निकले भी और उस रैली के पोस्टरों से ही आजम खां गायब हो रहे हैं। तो मतलब जो नेता जो है अपने नेता के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है तो जनता के लिए क्या खड़ा होगा। पिछले साल पूरा सीए आंदोलन चला, अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े। अभी पूरा लॉकडाउन के दौरान जो था कई बड़ी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो सिर्फ ट्विटर पे जाकर के और आप ये ट्वीट कर दें, और जरा शर्मित्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की मौकरी से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी तो चाहते ही हैं कि आप उनके स्टेप पे फंसे और आप उनको चिढ़ाते रहें, और इसी में जो है पूरे वक्त उनको चिढ़ाने में उलझा रहे और नरेंद्र मोदी अपना काम करते रहे। तो ये जो नाकारा विपक्ष है, मुझे नहीं लगता कि लालू यादव जो इस नाकारा विपक्ष को एक कर पाएंगे, क्योंकि सबकी पूंछ जो है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है।
इसलिए ये पूंछ जो है जब तक दबी रहेगी, मुझे नहीं लगता कोई नया विपक्ष अब तैयार हो पाएगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, या कांग्रेस कर पा रही है। वहां भी जो है नाकारा लोग बहुत घुसे हुए हैं, और एक तरीके से उनका भी जो CWC एक तरीके से कब्जा है। तो मतलब परिस्थितियां एकदम बड़ी आसान नहीं है। जनता भी जो है करे तो करे क्या आखिर से? सवाल ये, मतलब हम लोग भी एक सवाल उठा देते हैं कि जनता को सोचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करे क्या? अगर आप मान लीजिए कल को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाए, क्या करेंगे अखिलेश यादव? या मायावती बन जाए, क्या करेंगी? इसी तरीके से और जगहों पे है। मतलब उड़ीसा में भी एक सरकार है, वो मालूम ही नहीं पड़ती कोई सरकार है कि नहीं। आपने कभी सुना, कोई खबर सुनी आपने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है पिछले 1 साल के दौरान उनसे कोई जो है वक्तव्य आपने सुना हो कि ये आया सरकार के खिलाफ या क्या? KCR है तेलंगाना में, कुछ सुना आपने? जगनमोहन रेड्डी है, कुछ सुना आपने? तो ये जो जिस तरीके का विपक्ष है, इस विपक्ष से जो है वो उम्मीद करना बिल्कुल मुझे लगता है बेकार है। और जनता को ये तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अब लड़ कौन रहा है। आपको जाति धर्म से ऊपर उठ करके अब सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि ये छोटे छोटे जो जाति धर्म के नाम पे जो दल है, इन सबको जो है आगे बढ़ाया जाए, और ये उसके लिए बहुत मुफीद है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये कोई इसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। जितने भी ये शत्रप है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके की चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे KCR हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये कोई जो है आज इस स्थिति में नहीं है कि उसको किसी भी तरीके से चुनौती दे सके। हाँ, उद्धव ठाकरे जरूर जो है वो तुर्की व तुर्की जवाब दे रहे हैं क्षेत्रीय शत्रकों में एक तरीके से कहा जाए तो। लेकिन ये अकेले उद्धव ठाकरे जो वो महाराष्ट्र से लेकर के क्या राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती बन सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। तो इसलिए जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कौन दे सकता है। उसके साथ जो है आपको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लगता है साथ देना चाहिए। बहुत ही सही आपने कहा अमलेंदु जी, और बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं। सादाब खान जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं लालू यादव को लाओ बिहार बचाओ। तुषार शर्मा बने हमारे साथ हैं बने हुए, जो EVM हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। आफसा खान हैं जो कह रही हैं कि गांधी परिवार तो आज़ादी के बाद बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं भारत के लिए, आज भी सबके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खड़ी हैं। सर्वेश यादव हैं, मोदी गवर्नमेंट फेल है सर लिख रहे हैं। फिर अब्दुल वारिस कह रहे हैं कि यही तो कमी है हिंदुस्तान की राजनीति में, सब देश को बेचने लगे हैं, यहाँ की पब्लिक भी खामोश रहती है। सुमन पांडे कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट 2 मई के बाद ही अपोजिशन का चेहरा तय होगा, रिजल्ट के बाद ही इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आएगा, ये कह रहे हैं। आयु मुसलमान लिख रहे हैं। राहुल गांधी वेरी गुड। अकबर अली TMC कह रहे हैं। तुषार शर्मा बीजेपी ने देश बर्बाद कर दिया है लिख रहे हैं। मदन लाल कह रहे हैं अगर नमो ने बंगाल जीत लिया तो विपक्ष न घर का रहेगा न घाट का, समाप्त हो जाएगा। विपक्ष ने ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मदन लाल जी। राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि जिसकी बंदर वही नचाए, दूजा नचावे काटे धावे, मोदी जी राजधर्म कहाँ। बिल्कुल। फिर अली राजा कह रहे हैं सर बंगाल में TMC क्या पोजीशन है। TMC का सारे पोजीशंस जो हैं दोस्तों बताऊंगा। 29 तारीख की शाम को हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। 29 तारीख की शाम हम एग्जिट पोल लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं पूरा विपक्ष इसलिए डरा हुआ है, उन्होंने भी मुल्क को बहुत लूटा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर्वेश यादव। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं सुनील अरोड़ा रिटायर्ड हो के जुड़े भी नहीं, खोले भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इस्लाम अली हमारे साथ बने हुए हैं, आदिब हैं, सर्वेश हैं, तुषार हैं। लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों समय अब खत्म हो चुका है और आपसे विदा लेने का समय आ गया है। इस कार्यक्रम को यहीं अब समाप्त करना होगा। मदन लाल जी का कमेंट है कि वैसे मैं मोदी जी का सपोर्टर हूं मगर लोकतंत्र का सम्मान करता हूं। मदन लाल जी बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र का सम्मान पहले है, लोकतंत्र का सम्मान और
संविधान की रक्षा, जिस संविधान को हमारे पूर्वजों ने बना करके इस देश के लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार की थी, उसकी रक्षा करना हम और आप, हम सबका एक फर्ज है और उस फर्ज को निभाइए। और आप किसी का सम्मान, किसी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, ये मायने नहीं रखता। इसीलिए मदन लाल जी, आपके विचारों को मैं यहाँ रखता भी हूँ और अब तमाम साथी जो लिखते हैं उनके विचारों को भी रखता हूँ। सलाहुद्दीन गौहर भी हमारे साथ हैं। मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं सर आप, देखिए अभी बिल्कुल सामने आया है आपका मैसेज पढ़ा सलाहुद्दीन गौहर जी। फिर अली राजा भी हैं, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। गणेश सतकोता कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में थाली पिटवाने की जगह अस्पताल बनाते तो अच्छा होता, रंगशाला की जगह अस्पताल बनाते तो अच्छा होता, मूर्ति की जगह अस्पताल बनाते तो अच्छा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी ऊंची मूर्ति बना करके आपने रिकॉर्ड कायम कर लिया, लेकिन एक गगनचुंबी अस्पताल बना देते तो और भी अच्छा होता। आप सा कह रही हैं कि प्लीज दोस्तों दुआ करो, रमजान के पाक महीने में किसी की भी दुआ लग जाए, राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बने। आप सब चाहती हैं कि इस रमजान के महीने में ये दुआ लगे, राहुल गांधी के लिए दुआ चाहती हैं। सलाहुद्दीन गौहर भी हैं जो कह रहे हैं मैं ओवैसी जी के बारे में लिखा है मैंने। ओवैसी जी के बारे में भी कल बात करूंगा, जरूर बात करूंगा। प्रभजोत दोलाई हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। तुषार कह रहे हैं महंगाई में लगा धागा, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर भागा। बिल्कुल। अशद जावेद हैं जो गुड नाइट कह रहे हैं। पवन कुमार वेरी वेरी गुड डीवी न्यूज कह रहे हैं। कौशल कुमार मीना जय हिंद कह रहे हैं। तुषार से अभी बात हो गई। फिर सतवंत सिंह सन्नी गुड न्यूज कह रहे हैं। तो तमाम दोस्तों आप लोगों से अब दिलीप साहू मोदी देश बर्बाद कर रहे हैं लिख रहे हैं। देखिए देश फिर सर एग्जिट पोल कब दिखाएंगे? मैं बता रहा हूं सादाब खान जी, अब एग्जिट पोल 29 अप्रैल को दिखाएंगे, इसलिए 29 अप्रैल की शाम को हमारे साथ जुड़िए। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी में बेटा लकड़ी का है, ठीक उसी तरह बीजेपी ने काम कर दिया, 85% को बर्बाद कर दिया। फिर सदाब भी हैं, सर ममता दीदी को कब जीतोगे? अब 2 मई को देखिए क्या होता है। गणेश सबकोता है गेट वेल सून सर, आई प्रे विथ गॉड्स फॉर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में लोग चिंता कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो। सतीश कुमार भी गुड न्यूज लिख रहे हैं। सादाब भी हैं। अजय सिंह हैं जो कह रहे हैं बीजेपी एंड आरएसएस बोथ आर एंटी डेमोक्रेसी। हुसैन जाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार कह रहे हैं एनडीटीवी इंडिया एंड डीवी लाइव नंबर 1। बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट लिखे। आप लोगों के विचारों को भी हमने रखा और हमारे विचारों से भी आप रूबरू हुए, हमारे साथ जुड़े रहे। 3 हमारे साथी डॉक्टर मुकेश कुमार, उसके अलावा सरमित्रा सुरजन और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ बने रहे। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुकेश जी को जल्दी जाना था तो इसलिए मुकेश जी अभी हमारे साथ कुछ देर पहले ही हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका और सरमित्रा जी आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरे घंटा भर समय दिया और इस चर्चा में भाग लिया। आप दोनों ने, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो बहुत ही पेशेंस के साथ इस प्रोग्राम को सुनते हैं और अपने कमेंट भी लिखते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। दिनेश कुमार यादव देखिए जैसे जुड़ गए हैं हमारे साथ में। फिर चेतन मिश्रा जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोज ऑटो हमारे साथ बने हुए हैं। फिर बाल्ला खान बने हुए हैं। अमरदीप खान बने हुए हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। सुमन पांडे गुड नाइट कह रहे हैं। सिराज अली गुड नाइट कह रहे हैं, हाय कह रहे हैं। अजय सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह गेट वेल सून लिख रहे हैं। सादाब खान सर दीदी को जल्द जिताओ कह रहे हैं। तो बिल्कुल अली राजा भी हैं। तो अब दोस्तों अब विदा लेता हूं। देखते रहिए डीवी लाइव। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि एक विचारों का एक बड़ा मंच तैयार हो जहां आपके विचारों को हम रखें, हमारे विचारों को आप लीजिए और एक दूसरे के विचारों को हम देश दुनिया तक पहुंचाएं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।